नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। तो हम लोग आज देखेंगे उद्देशिका और उद्देशिका का महत्व क्या होता है और उससे संबंधित जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब कुछ आज हम इस चैप्टर में समाप्त करने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं उद्देशिका। तो उद्देशिका जो होती है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई, जितने भी संविधान हैं या संविधान नहीं, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में आप देखते हैं तो प्रस्तावना आगे जरूर लिखा रहता है। तो प्रस्तावना का काम क्या होता है, उद्देशिका का प्रस्ताव क्या होता है भाई, कि इस बुक का उद्देश्य क्या है, इस संविधान का उद्देश्य क्या है, यानी कि कौन कौन से आदर्श हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें होती हैं हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका। तो संविधान की उद्देशिका में न्याय एवं उन आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है जिन पर हमारा संविधान और शासन प्रणाली क्या है, आधारित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में इतने तक आ गई होंगी। तो अब हम लोग देखते हैं पूरी जो हमारी प्रस्तावना है। पूरी जो प्रस्तावना है वो हमें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। पूरी प्रस्तावना याद होने इसलिए चाहिए क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं प्रस्तावना से ही। जैसे कि पहले हम प्रस्तावना पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि प्रस्तावना से आपको कौन कौन से क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हमारा प्रस्तावना है वो है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो ये हुआ आपका पूरा प्रस्तावना। अब जो क्वेश्चन बनते हैं पहले हम वो देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा पहले ही लाइन से बनना स्टार्ट हो जाता है। पहली लाइन में हम लोग देखेंगे, हम भारत के लोग भारत को। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो शब्द हैं 4-5, उनको सीक्वेंस में सेट करने के लिए पहला क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि प्रभुत्व संपन्न पहले आता है, फिर समाजवादी आता है, फिर पंथ निरपेक्ष आता है, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य आता है। ठीक है, तो ये जो चारों सीरीज में हैं, ये कभी कभी सीरीज में लगाने के लिए आपको दे देता है कि इसको सीरीज में लगाइए, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे होंगे कि पहले ही लाइन से आपका क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये पहला जो लाइन है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो पहला शब्द ये हो गया, समाजवादी दूसरा हो गया, पंथ निरपेक्ष तीसरा हो गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है चौथा हो गया। तो ये आपको याद रखना है, तथा उसके समस्त नागरिकों को। अब जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से बनता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो आपके एग्जाम में पूछता है कि कितने प्रकार की न्याय की चर्चा की गई है हमारे प्रस्तावना में। तो 3 प्रकार के, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय। अगला देखेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है भाई। तो कितने प्रकार की, विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5, यानी 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात जो है यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो न्याय 3 प्रकार के और स्वतंत्रता 5 प्रकार की। ये सब देखते चलिए, यहीं सबसे आपके क्वेश्चन और छोटे मोटे एग्जाम में नहीं, ये डायरेक्ट आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का पेपर आप उठा करके देख सकते हैं। अगला जो लाइन हम लोग देखेंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो कितने प्रकार की समता की बात की गई है भाई, तो 2 प्रकार की, एक हो गई प्रतिष्ठा, एक हो गया अवसर। प्राप्त कराने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ठीक है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर, तो ये डेट भी पूछा जाता है, किस डेट को अंगीकृत किया गया, तो ये किया गया 26 नवंबर 1949, यानी कि इसी दिन को हमारा संविधान क्या हुआ था भाई, बन करके तैयार हो गया था। यानी एतद द्वारा
इस संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मर्पित किया गया। तो ये भी आपको याद रखने हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। ठीक है, इतने प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से अब पूछे जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन बनता है एक और कि इसमें एक संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, एक ही बार अभी तक प्रस्तावना में संशोधन किया गया है और उस प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा 3 जो है शब्द जोड़े गए थे। पहला शब्द कौन सा है भाई, पहला शब्द है समाजवादी। ठीक है, ये पहला शब्द हो गया। और उसके बाद है पंथ निरपेक्ष, ये दूसरा शब्द हो गया भाई। और तीसरा शब्द कौन सी है, तो ये हो गई अखंडता। ठीक है, 3 शब्द जो है ये संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रस्तावना है इससे संबंधित कितने क्वेश्चन और कैसे पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। आपको लगता है कि हम इसको क्यों याद करें, तो अब समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्यों याद करें, क्योंकि इतने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना क्यों महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना से किस किस लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। अब आइए हम लोग आगे की बात देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो मेन चीज़ देखेंगे वो होगा प्रस्तावना का उद्देश्य, कि प्रस्तावना का उद्देश्य क्या होता है। तो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है भाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना। अब देखो जो सारी चीज़ें बता चुके हैं कि न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराना, विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पद और अवसर की समानता देना, यहाँ पर 2 प्रकार की बात की गई है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता स्थापित करना। तो ये सब क्या हो गए, इसके उद्देश्य हो गए कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराएगा, विचार, मत, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करेगा, और पद और अवसर की समानता देगा, और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य है कि ऐसा करना है। अब हम लोग कुछ आवश्यक तत्व देखते हैं कि प्रस्तावना के कुछ आवश्यक तत्व हैं, वो कौन कौन से। तो प्रस्तावना उद्घोषित करती है, क्या उद्घोषित करती है भाई, भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में समाहित है। क्या उद्घोषित करती है भाई संविधान की प्रस्तावना, कि भारत की जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में समाहित है। और यह भी उद्घोषित करती है कि जो भारतीय राज्य हैं, भारतीय राज्य की प्रकृति क्या है, संप्रभु है, समाजवादी है और पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है और गणतांत्रिक है। ठीक है, ये हो गया भारतीय राज्य की प्रकृति। ठीक है, तो ये उद्घोषित करती है प्रस्तावना। प्रस्तावना और उद्घोषित करती है क्या, कि भारत के लोगों का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता प्राप्त करना। ठीक है, और बंधुत्व की भावना का विकास करना है। ठीक है, और यह भी उद्घोषित करती है कि भारत का जो संविधान है भाई वो कब बना, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। ठीक है, तो ये प्रस्तावना इतनी चीज़ें उद्घोषित भी करती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, और प्रस्तावना क्या क्या उद्घोषित करती है या क्या क्या जानकारियाँ हमें देती हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण तथ्य, जो परिभाषिक शब्दों के भावार्थ। कुछ कुछ शब्द ऐसे इसमें प्रयोग हुए हैं, हम उन लोगों के यहाँ पर भाव देखेंगे। तो हम भारत के लोग, इसके कहने का मतलब क्या है कि भाई भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ है और अधिनियम जो बने हैं या अधिनियमित किए गए हैं, वो भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए किया है। भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए किया है, क्योंकि भाई संविधान जो बना है किससे बना है, एक संविधान सभा थी, संविधान सभा ने जो है बनाई थी। और संविधान सभा में जो प्रतिनिधि भाई चुन करके गए थे वो जनता के द्वारा चुन करके गए थे। यानी कि जो संविधान का निर्माण है वो भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए किया है, ना कि इसे किसी राजा अथवा बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। तो ये किसी राजा ने या फिर बाहरी आदमी ने या फिर यूँ कहें कि जो ब्रिटेन का राजा था उसने हमने संविधान को नहीं दिया है। हमने ये संविधान अपने प्रतिनिधियों के द्वारा अपने लिए बनाया है। ठीक है, चलिए
संप्रभु संपन्न होने का मतलब क्या है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में निर्णय करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी जो बाहरी शक्ति है भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है, यानी कि जो भारत की सरकार है वो अपना निर्णय जो है वो स्वयं ले सकती है, उसे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, या फिर कोई बाहरी देश इसको प्रभावित नहीं कर सकता इसके निर्णय को लेने के लिए। वही होता है प्रभुत्व संपन्न। पंथ निरपेक्ष कहने का मतलब क्या है कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, यानी कि जो नागरिक हैं वो कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। ठीक है, एक खासियत है कि भारत का कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं है कि ये कहा जाए कि ये भारत का धर्म हिंदू है या भारत का धर्म मुस्लिम है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। ये कहने का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। गणराज्य कहने का मतलब क्या होता है कि शासन का प्रमुख लोगों द्वारा क्या होता है चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज खानदान का। तो गणराज्य रिपब्लिक क्या होता है भाई? रिपब्लिक उसे कहते हैं जिसका जो मुखिया होता है, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का मुखिया, भारत का जो मुखिया है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट का क्या होता है भाई? प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है, ये प्रेसिडेंट का पद वंशानुगत नहीं है। तो यानी कि जिस भी राष्ट्र या राज्य का मुखिया जो होगा वो चुना जाएगा, वंशानुगत या राज खानदान का नहीं होगा, वो क्या होगा? रिपब्लिक होगा। ठीक है, जैसे कि भारत। समाजवादी कहने का मतलब क्या होता है कि समाज में जो संपदा होगी वो सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। तो यानी जो भी संपदा है, यानी जो भी धन संपत्ति है उसका बंटवारा क्या होनी चाहिए? समाज में समान रूप से होनी चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदा कानून भी इस तरह से बनाएगी कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं जो हैं वो क्या हों? कम हों। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। समता कहने का मतलब क्या होता है कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या होंगे भाई? समान होंगे। पहले से जो चली आ रही सामाजिक असमानता है उसको समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की क्या करेगा? व्यवस्था करेगा। जनता लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोगों को समान राजनैतिक अधिकार क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। लोग अपने शासक का चुनाव करते हैं, अर्थात जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है, ये होता है लोकतंत्र। ठीक है, यही क्या होता है? लोकतंत्र होता है। ठीक है, न्याय क्या कहने का क्या मतलब है भाई? कि नागरिकों के साथ जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी समान न्याय सभी को प्राप्त होंगे। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें और अपने विचारों पर किस तरह से अमल करें, कैसे कार्य करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। वो इन सब कामों के लिए क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। ये कहने का मतलब है स्वतंत्रता का। बंधुता जब कहा जाता है तो हम सभी ऐसा आचरण करें जिससे कि हम एक परिवार के सदस्य हैं, कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कम ना माने। ठीक है, यानी भाईचारा की भावना को जो है वो बढ़ाए रहें। अब हम लोग देखते हैं उद्देशिका का महत्व। ठीक है, तो संविधान के मूल जो हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन की अभिव्यक्ति है। समाज के मूल में क्या है भाई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन की अभिव्यक्ति है। संविधान निर्माताओं के महान और आदर्श विचारों की कुंजी है। क्या? प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने क्या कहा था? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के अनुसार जो उद्देशिका है हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा था। इधर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा था। ये आपको देख करके पूछ लेगा ये किसने कहा था। के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? के.एम. मुंशी के अनुसार उद्देशिका जो है हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली आपको याद रखना है। जन्म कुंडली किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी ने कहा था।
अर्नेस्ट बार्कर ने उद्देशिका को अपने सामाजिक राजनैतिक विचारों की कुंजी माना है और उनकी पुस्तक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, उसमें आमुख के रूप में शामिल किया है। आमुख मतलब वही होता है प्रस्तावना, ठीक है, उसकी प्रस्तावना में जो है इस चीज़ों को शामिल किया है। तो इतनी चीज़ें आपके महत्वपूर्ण हो गई। अगला हम लोग देखेंगे तो एम हिदायतुल्लाह के अनुसार जो है उद्देशिका क्या है, हमारे संविधान की आत्मा है। तो उद्देशिका को आत्मा किसने कहा भाई, तो एम हिदायतुल्लाह ने कहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब हम अगला देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट 42वें संविधान संशोधन नियम 1976 द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता यानी कि ये 3 शब्द जो है जोड़े गए हैं। ये आपको वहीं प्रस्तावना में ही आपको ये बता दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ फिर से आप लोग देख लीजिए। अब बात आती है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, इससे भी संबंधित 2 मामले आए हैं। और जो पहला मामला इससे संबंधित आया भाई बेड़ूवाड़ी बनाम भारत संघ 1960 का मामला। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा भाई, उसने ये कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। बेड़ूवाड़ी बनाम भारत संघ मामले में क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। यदि संविधान की व्याख्या करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई उसके सॉल्व के लिए या फिर आदर्शों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये संविधान का भाग नहीं है। तो बेड़ूवाड़ी बनाम भारत संघ 1960 में इसने क्या किया भाई, डायरेक्ट मना कर दिया कि ये प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 काफ़ी इम्पोर्टेंट मामला है। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इसे संविधान का भाग माना। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग किसमें माना गया, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले में इसने माना। और ये भी स्पष्ट किया कि उद्देशिका में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन जो मूल दर्शन है उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक मौलिक ढांचा जो है, यहाँ पर इसकी जो है चीज़ें निकल करके आई यहाँ पर, ठीक है। मूल दर्शन जो है उसमें जो है किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और जो प्रस्तावना हमारा न्याय योग्य नहीं है या फिर वाद योग्य नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकार है वो न्याय योग्य है। यदि आपको मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है या आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलता है तो उसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जितनी बातें आपकी यहाँ प्रस्तावना में लिखी गई हैं, अगर उसमें से कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं कि प्रस्तावना में ये चीज़ें लिखी हैं लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही, तो उसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते। यानी इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रस्तावना जो है वो न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आशा करते हैं कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो पहली चीज़ आप प्रस्तावना को याद करिए। प्रस्तावना में आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको पूरा बता दिया, आप उसको मार्क करिए। और जितने भी शब्द हैं उसकी व्याख्या क्या क्या है आप उसको ध्यान में रखिए। और आगे आकर के जो उसके उद्देश्य है, जो उसका मूल है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उद्देशिका क्या क्या उद्घोषित करती है, उद्देशिका से हमें क्या क्या पता चलता है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में किसने उद्देशिका के बारे में क्या कहा, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। 3 शब्द संशोधन के द्वारा जोड़े गए, ये ध्यान में रखना है। और संविधान का भाग है कि नहीं, संशोधन किया जा सकता है कि नहीं, उससे संबंधित आपके 2 मामले आए, उसको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से आपकी ये जो प्रस्तावना है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद भी हो जाएगी। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय